बीबीसी उर्दू के इस फेसबुक लाइव में आपका खैर मक़दम है। आज हम किस बारे में बात करेंगे? हमने दरअसल इस हफ़्ते बीबीसी उर्दू पर एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ये है कि मॉडर्न इंडिया में जो नौजवान मुसलमान हैं, उन्हें जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनके बारे में बात करना, इन नौजवानों से बात करना, इनकी बात करना। और इस सिलसिले में हमारे साथी मिर्ज़ा अब्दुल बाक़ी ने 6 मुख्तलिफ़ इंडियन शहरों में जाकर 6 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 6 मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स तैयार की थीं, जो अगले कुछ हफ़्तों में हम अपने नाज़रीन को दिखाएँगे। तो मौज़ू आज हमारा यही है कि जो इंडियन मुसलमान हैं, नौजवान इंडियन मुसलमान हैं, उन्हें मॉडर्न इंडिया में किन चैलेंजेस का सामना है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवा दूँ। दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त स्काइप के ज़रिए बराह रास्त मौजूद हैं शबनम हाशमी, जो कि एक इंसानी हुकूक़ की एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी तंजीम से मुंसलिक हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हमारे साथी खतीजा आरिफ मौजूद हैं। शबनम जी, सबसे पहले मैं आप ही से बात करना चाह रही थी कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट 10 साल पहले आई थी और उसमें वाज़ेह तौर पर यह निशानदेही की गई थी कि मुल्क में मजहबी अक़लियतों को अगर देखा जाए तो मुसलमानों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है और अंदाज़ों से भी ज़्यादा खस्ता है। यानी जो मसला था वो 10 साल पहले आइडेंटिफाई हो चुका था, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स और सर्वेज़ भी अगर आप देखें तो कोई ख़ास पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती। इसकी वजह क्या है? कुछ बदला क्यों नहीं इन 10 सालों में? देखिए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट जब आई तो उस वक्त ये पहली बात तो ये कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट बिठाया जाना अपने आप में बहुत अहम कदम था। पहली बार सरकार ने ये एक्सेप्ट किया कि मुसलमानों के हालात इस मुल्क में बहुत ख़राब हैं, दलितों से भी नीचे उनका स्टेटस है, ये अपने आप में बड़ी बात थी। यूपीए के दौर में उस पे काफ़ी कुछ शुरुआत की गई, उस पे जो डिफरेंट कदम उठाए गए, कुछ 90 के करीब माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया, मुस्लिम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह की शुरुआत हुई और काफ़ी कुछ उम्मीद हो रही थी कि तब्दीलियां आएंगी। बहुत थोड़ा सा, लेकिन एक परसेंटेज गवर्नमेंट जॉब्स में भी बढ़ा था। अनफॉर्चुनेटली वो सारी प्लानिंग जो 12 5 ईयर प्लान के लिए हुई थी वो वहीं की वहीं रह गई। सरकार बदल गई, प्लानिंग कमीशन को भी बंद कर दिया गया और अब जाहिर है कि जो देश के हालात हैं उसमें माइनॉरिटी के बारे में तो सोचना ही कुछ गुनाह सा है, लगता है सरकार के लिए। हुँ। ऐसा नहीं कि पहले प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम कई गुना बढ़ चुके हैं। शबनम जी, आपने कहा कि सरकार बदल गई और उस वजह से काफ़ी जो हो सकता था वो नहीं हुआ। खदीजा, हुकूमत पर तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं, उन पर तनकीद होती रहती है, लेकिन अगर ख़ुद कम्युनिटी के बारे में सोचा जाए, लोग ये भी कहते हैं कि जैसे जो मुसलमान कम्युनिटी है इंडिया में, वो इस तरह के मामलात पर आवाज़ नहीं उठाती। जैसे तालीम के बारे में शोर नहीं होता, या राइट टू अपॉर्चुनिटी या काम का हक़ उन्हें मिले, उस पे शोर नहीं होता, लेकिन अगर ट्रिपल तलाक़ की बात आती है तो तब शोर होता है। क्या किसी हद तक ज़िम्मेदारी बरादरी पर, कम्युनिटी पर भी आयद होती है? मेरे ख्याल से आलिया, ये एक ऐसा सवाल है जो पहली बार शायद तुम पूछ रही हो, लेकिन ये सवाल उठता रहा है। जब भी हुकूमत से सवाल किया जाता है तो हुकूमत अपना नज़रिया ये पेश करती है कि ख़ुद कम्युनिटी को भी कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो जिन जिन मसाइल में उलझे हुए हैं, जो पार्टीशन के बाद अगर आप देखें कि उनके पास कोई लीडर नहीं था, जो जितनी भी क्रीम थी, जितने भी लीडर्स थे, वो सब पाकिस्तान चले गए थे। तो एक तो लीडर का ना होना जो उनको राह दिखाता या उनको बताता कि भाई उनकी रहनुमाई करता। दूसरी बात ये कि जो कौम सिर्फ अपनी हिफाजत और अपने ज़रिया माश और अपनी रोज़ी रोटी के बारे में ही उलझा हुआ है, वो उससे आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ख़ुद अपने अस्पताल बनाएंगे या ख़ुद अपने तालीमी इदारे बनाएंगे? तो नहीं, उनके लेकिन पास तालीमी इदारों के लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं। अस्पताल अगर उनके इलाकों में नहीं है, इस बारे में एहतजाज तो कर सकते हैं। वो होता तो नज़र नहीं आता है। एहतजाज होता है। ये ठीक है, वो सड़कों पे शायद नहीं आते, उतने नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको ये नज़र आना चाहिए कि अगर आप उनका उर्दू मीडिया उठा के देख लें, या अगर आप जिस तरीके के प्रोटेस्ट, जिस तरीके की मीडिया में, जिस तरीके के अगर आप सोशल मीडिया लोग आवाज़ उठाते हैं, क्या उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है जहाँ वो मैटर करता है? ये एक अलग सवाल है कि किस तरीके से कुछ आवाज़ों को दबाया जाता है, कुछ आवाज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। मुसलमानों में ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान एक जैसे। हिंदुस्तान ज़ाहिर है। बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आप साउथ के मुसलमानों को देखेंगे तो वो नॉर्थ के मुसलमानों से बहुत अलग हैं। हुँ। अवेयरनेस भी है, बहुत सारे मुसलमान मीडिया में है, बहुत मुख्तलिफ शोबों में है, लेकिन एक ही बात देखी जाती है कि मुसलमानों की आवाज़ सुनने वाला कौन है। अगर आप आज के हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे, जैसे कि शबनम हाशमी ने कहा है कि ये तो एक तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप
माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करेंगे या मुसलमानों के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें ये बहुत बहुत ज़रूरी है ये बात, पिछले 60-70 सालों की तारीख उठा के देखना चाहिए कि मुसलमानों को किस तरीके से एक के बाद एक उनको उनको कैटेगराइज किया गया है। पहले कहा जाता था कि भाई मुसलमान तो कौम परस्त नहीं है, ये तो बेवफा हैं, ये तो पाकिस्तान चले गए। तो मुसलमानों को यही बताने में बहुत अरसा गुजर गया कि नहीं, हम भी उतने ही पेट्रियोटिक हैं जितना कोई और। फिर उन पर इल्ज़ाम लगा कि ये बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, तो मुसलमानों ने बच्चे भी कम कर दिए। उसके बाद लगा कि ये पढ़ते नहीं है। जब वो पढ़ने लगे, तालीमी इदारों में जाने लगे, बड़े बड़े अफसर बनने लगे, तो आपको लगा कि अब क्या किया जाए। तो बहुत सारे, हम ये फैक्ट है, मैं कोई ये बात नहीं बना के बोल रही, कि आपने देखा कि बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को आपने हिरासत मिली मुख्तलिफ चार्जेस में, चाहे वो टेररिज्म हो या कुछ हो। तो मुसलमानों को थोड़ा सा उलझा के रखा गया है, और ये कोई हमारी अफसानवी बात नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ मुसलमान ही करें, आवाज़ उठाते हैं, ज़रूर उठाते हैं। चाहे आप हाल ही में देख लीजिए कि नजीब जो लड़का गायब हुआ है JNU से, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या हम अंग्रेजी अखबार, क्या वो सिर्फ इस वजह से है कि वो JNU से गायब हुआ है और वो गायब हुआ है? मेरे कहने का मतलब यहाँ ये था, और मैं शबनम जी को यहाँ पे दोबारा उनसे बात करना चाहूँगी कि क्या, जैसा कि खदीजा ने कहा, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट की जो कंप्लेंट्स, मतलब हक बजानिब उनमें से काफ़ी सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो मुसलमान करते आए हैं कि उन्हें मौक़े नहीं मिलते, तालीम में हिस्सा नहीं मिलता, और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनमें उन्हें हिस्सा नहीं मिला है उसमें। लेकिन क्या कम्युनिटी पर भी जिम्मेदारी आयद होती है? शबनम जी, आपको क्या लगता है कि क्या जो मुसलमान बिरादरी इंडिया में है, जिस हद तक वो ऑर्गेनाइज्ड है, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है, क्या उसने इन हुकूक के लिए आवाज़ उठाई है? क्या ये कहना एक्चुअली फेयर होगा कि उनके पास लीडर्स की कमी रही है, सिर्फ इस वजह से ऐसा नहीं हुआ? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ ये कि लगातार पॉलिसी लेवल पे जो डिसीजंस रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है, उसका एक बहुत बड़ा बैगेज है जो मुसलमान पूरी कम्युनिटी के ऊपर है। इसमें जो खतीजा कह रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान, एक तो ये जो पूरा उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई कि किन किन चीज़ों से जूझते रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में तकरीबन एक साल में 250 के करीब फसादात होते हैं। तो जो पढ़ लिख के मुसलमान किसी लेवल पे भी पहुंचता है, उसमें वो एक राइट में वो वापस उसको वहीं पे पहुंचा दिया जाता है। और ये दलितों के साथ भी होता है, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं होता। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ मेरा ये मानना है कि मुसलमानों का लीडर, ये मुझे इससे ही परेशानी है, क्योंकि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहे और एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री में रहने की जिन्होंने फैसला किया, वो इसलिए नहीं किया था कि उनको मुसलमान लीडर चाहिए थे। उनके लिए जो भी सेकुलर लीडर था वो उनका लीडर था। वो बात अलग है कि वो खरा उस पर नहीं उतरा, या सरकारें उनके जिस तरह से एक बराबरी का एक ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं उतरा। लेकिन साथ ही साथ जो आप कम्युनिटी की बात कर रही हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो कम्युनिटी, कहीं एक औरत शाहबानों की तरह सुप्रीम कोर्ट जाके एक 200 रुपये 250 रुपये का उसको एक मेंटेनेंस मिलने लगता है, या एक औरत जाती है ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़, तो सारी कम्युनिटी सड़कों पे उतर जाती है और इस्लाम फ़ौरन ख़तरे में आ जाता है। वो कम्युनिटी इन सारे इश्यूज़ पे नहीं बोलती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सारे इश्यूज़ पे कम्युनिटी नहीं बोलती। इंडिविजुअल छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जब लगातार इन इश्यूज़ को उठाती भी हैं, तब भी उस तरह से मुसलमान जो है वो सड़कों पे नहीं उतरता। पढ़ा लिखा मुसलमान भी सड़कों पे नहीं उतरता। हम जिन नौजवानों की बात कर रहे हैं, उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि डर है, ख़ास तौर से आज के माहौल में। यू डोंट वांट टू बी टारगेटेड, कि आप मुंह खोलेंगे तो आप एंटी नेशनल हो जाएंगे, फिर आप प्रूव करते रहिए कि आप बहुत पेट्रियाटिक हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें कम्युनिटी को अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी ट्रिपल तलाक के मसले पे पूरा घर घर जाके मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं, सिग्नेचर्स हो रहे हैं कि इस्लाम ख़तरे में आ गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बचाने के लिए हर जगह पे डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, कभी किसी सेकुलर मुद्दे पे, सेकुलर मुद्दा जो मुसलमानों से ही कनेक्टेड है, आप बाकी तो छोड़ दीजिए, दलितों पे अटैक होता है, क्रिश्चियंस पे अटैक होता है, तब तो आप निकलते ही नहीं, तब तो आप बोलते ही नहीं। लेकिन जिस वक्त मुसलमानों का भी जो सवाल है, अगर हम टेरर का सवाल ले लें, खदीजा ने कहा और बिल्कुल सही बात कही कि टेरर का टूल जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, शुरुआत हुई कि बहुत गलीज़ होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, और बाद में आप पहुंच गए कि सारे टेररिस्ट होते हैं। लेकिन टेररिज्म के सवाल पे भी अगर एक हम सिर्फ इशरत जहाँ की बात करें, कि इशरत जहाँ की जिस दिन फेक एनकाउंटर में, जिस दिन उसको गुजरात में मार दिया गया 2004 में, आसपास के रहने वालों ने उसको जाके घर में सपोर्ट करने के लिए आप नहीं तैयार थे, क्योंकि आपको डर लग रहा था, या
आमिर जो दिल्ली में जो जिसने 11 साल 14 साल जिसने जेल में बिता जी। दिए, खानदान वाले, कम्युनिटी वाले कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। हाँ, मुस्लिम कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर हुई, जमीयतुल उलमा हिंद उनमें से एक है, जिसने लगातार इन बच्चों के जो जो बिल्कुल गलत केसेस में फंसाए गए, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, उनके साथ वो खड़ा हुआ। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वो इन सवालों के ऊपर सड़कों पे नहीं उतरती, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर है, जैसे खदीजा ने भी कहा कि मुसलमान इंडिया में बहुत मतलब सारे मुल्क में फैले हुए हैं। साउथ के मुसलमान जो हैं उनकी कम्युनिटी शायद अलग है। यहाँ हमें हमारे फेसबुक लाइव पे बहुत सारे कमेंट्स भी मौसूल हो रहे हैं। सलीम AR आई थिंक हैदराबाद से ही लिखते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी जो हैदराबाद में है, हैदराबाद दक्कन में, वो बहुत काम कर रही है अपनी कम्युनिटी के लिए। राज मोहम्मद नवाब साहब लिखते हैं कि जमहूरियत का दावा करता है हिंदुस्तान, लेकिन अक़लियतों के हवाले से जो उसका चेहरा है वो भी अब दुनिया के सामने आ रहा है। यहाँ हमें दरअसल आप दोनों ने, बोथ ऑफ यू रेफर टू दिस, आपने खदीजा आपने भी और शबनम जी आपने भी ये कहा कि इस सरकार के अंडर हालात मज़ीद बिगड़े हैं या ख़राब हुए। क्या वाकई ऐसा है कि पिछले 2-2.5 साल में मुसलमानों का जो सेंस ऑफ सेफ्टी है या जो उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो कम हुआ है? खदीजा, आपको क्या लगता है? हाँ अली, ये हमें बहुत ज़रूरी देखना होगा कि जो इससे पिछली हुकूमतें आई हैं उसमें भी हालात मुसलमानों के बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है उसकी ये पॉलिसी का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे किस चीज़ पे बिल्ड हुई है, चाहे आप गवर्नमेंट इस RSS, बात की तरदीद तो करेगी, राइट? नहीं गवर्नमेंट करती का, है, क्योंकि हाँ, गवर्नमेंट का नारा तो सबका साथ सबका साथ विकास। सबका विकास है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि मेरा नाम खदीजा आरिफ है, ये बताते हुए आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, या आपको ये लगता है कि अगर मैंने फेसबुक पे कुछ लिख दिया प्राइम मिनिस्टर के बारे में या किसी के बारे में तो हो सकता है कल को मैं अरेस्ट हो जाऊं या मुझे पुलिस आके मुझे इन्वेस्टिगेट करे, तो ये सबसे बड़ा मसला फिर सभी ये हो रहा है कि खौफ आपके अंदर है। तो आपके अंदर एक तो इमेज है गवर्नमेंट की कि भाई RSS की सपोर्टेड गवर्नमेंट है, BJP की गवर्नमेंट है, BJP की तारीख अगर आप, क्योंकि आप हमेशा रेफ़र करते हैं कि ये लोग किस तरीके से हमारे बारे में सोचते हैं। क्या आपने एक भी पॉलिसी, मुझे नहीं लगता कि करंट गवर्नमेंट की, जिसमें मुसलमानों के लिए कुछ बात सामने आई हुई हो। तो कहने का मतलब ये है कि लोग थोड़े से खुद भी डरे हुए हैं, पता नहीं हुकूमत कुछ करेगी उनके साथ या नहीं करेगी। तो लोगों के पास गुजरात का रेफरेंस है, लोगों के पास ये पता है कि BJP की हुकूमत अक़लियतों के बारे में, ख़ासतौर से मुसलमानों के बारे में उतना नहीं सोचती जितना सोचना चाहिए। तो एक सहमे हुए भी है, एक डरे हुए भी है। तो कोई हुकूमत ऐसा नहीं कि बहुत काम करती थी मुसलमानों के लिए, लेकिन अब जो हुकूमत है उसके नज़रिए के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, लोगों को पता है। तो लोग थोड़ा सा एक डर का माहौल जो होता है ना वो, और वो अगर आप सिर्फ डरते ही रहे अपनी शनाख्त को लेकर, आप किस तरीके से बात करते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, आपको अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई हमारे लिए भी कुछ पॉलिसीज़ हैं या हमारी भी बात की जाएगी, तो फिर और बात करना तो मेरे ख्याल से लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि भाई रहे। जैसा कि आपने भी कहा कि बात परसेप्शन की भी है, जो तासुर एक है कि हुकूमत अनइक्वल है या उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो एक ख़ास सिमत में जाती हैं। जैसे ज़ीशान अहमद यहाँ लिखते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि वो इंडिया से हैं, इंडिया से उन्होंने हमें ये पैगाम भेजा है कि वो इस मुल्क में इक्वल नहीं हैं, यानी बराबर नहीं हैं बाकी शहरियों के। और अगर एक मुसलमान आवाज़ उठाता है तो जो दूसरे लोग हैं वो उस आवाज़ में अपनी आवाज़ नहीं मिलाते। यहाँ पे ये वाज़े करना, लेकिन शबनम जी शायद ज़रूरत है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर हर मुसलमान को वही हक़ हासिल हैं जो किसी हिंदू को हासिल हैं या सिख को हासिल हैं या क्रिश्चियन को हासिल हैं या बुद्धिस्ट को हासिल हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मज़हब के नाम पर तफरीक नहीं करता। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मज़हब के नाम पे नहीं है, और सबको बराबर के हक़ पेपर पे हासिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम, जहाँ तक सवाल है लिखे होने का, तो बराबर के हक़ हासिल हैं। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है ये सवाल है। आप ये देखिए कि जब से ये सरकार आई है तब से कई फ़ीसदी हिंदुस्तान में राइट्स बढ़ गए हैं। इनका एक तरीका बदल गया है। लो इंटेंसिटी राइट हो गए, अब बड़े बड़े गुजरात जैसे राइट नहीं होते। लो इंटेंसिटी राइट होते हैं जो रिपोर्ट ना हो, जो लोगों को पता ना चले। सिर्फ जो हमारे जैसे सरफिरे एक्टिविस्ट इधर उधर घूमते रहते हैं वो उनको सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, या अलग अलग जगहों से खबरें आती रहती हैं। दादरी में एक खुलेआम लिंचिंग हो जाती है गाय के नाम पे हर जगह, जहां बहुत एक आसान सी चीज़ बन गई है। पूरे मेवात में, जो बिल्कुल दिल्ली के बराबर है, 70 किलोमीटर दूर, जो एक बहुत बड़ा इलाका है जहां मुसलमान रहते हैं, वहां पे आप अगर बकरीद पे गए होते और माहौल देखा होता कि एक मुसलमान जो
घर में कुर्बानी करता है और बकरे की कुर्बानी करता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं कुर्बानी का गोश्त 1 किलोमीटर दूर अपने अब्बा के या अम्मा के घर पहुंचा दूं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि अगर मुझे रास्ते में रोक लिया गया तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। कोई मैं किसी तरह ये प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि भाई ये बकरे का है, ये गाय का गोश्त नहीं है। हालात इस वक्त बिल्कुल ऐसे हैं। हर रोज आपको अपना पैट्रियोटिज्म प्रूव करना पड़ता है। इनके संघ के जो अलग अलग नेता हैं वो लगातार कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं। ये स्टेटमेंट दिया जा चुका कि 2021 तक हम हिंदुस्तान को इस्लाम फ्री कर देंगे। उसका कोई किसी तरह से कहीं कोई उसका कन्फ्रंटेशन नहीं आता, कहीं से कोई उसको मतलब खंडन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर उस पर अपना मुंह नहीं खोलते, सारा वक्त ट्विटर पे बैठे रहते हैं, लेकिन जिस वक्त ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं उस वक्त वो मुंह नहीं खोलते अपना। तो इसमें और डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह का है, ख़ास तौर से गवर्नमेंट में मुसलमान है नहीं, प्राइवेट जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो लगातार एक कॉन्स्टेंटली आपको कोई बताता रहे कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। आप मुंह खोलें तो आपसे कहा जाता है आप पाकिस्तान चले जाइए। जी, आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स में पार्टिसिपेशन नहीं है, प्राइवेट जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन फिर भी इंडिया में काफ़ी ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो मुसलमान हैं। आप अपने बॉलीवुड को देख लें, जो आपके टॉप स्टार्स देखिए, हैं वो मुसलमान हैं। बड़े बड़े नाम बिल्कुल हैं और बड़े बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रही, बॉलीवुड आज भी एक बहुत सेकुलर स्पेस है। हालांकि कोशिश पूरी की गई कि उसको भी खत्म कर दिया जाए, लेकिन अगर आप परसेंटेज देखिए, आप आंकड़े निकाल के अगर देखें कि कितना परसेंटेज है मुसलमानों का और कितने परसेंटेज जो है वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स को अगर आज आप देखें कि सारी स्टेट्स में या सारी डिस्ट्रिक्ट्स में एसपी कितने होंगे, तो मेरे ख्याल में 0.01% भी शायद आपको मुश्किल से मिले। बात इसकी नहीं है। बड़े नाम तो हो जाते हैं, बड़ा तो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके मुसलमान, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट किसी के बन जाने से ये नहीं होता कि डिस्क्रिमिनेशन जमीन पे नहीं है। ये देखिए कि जेलों में कितने मुसलमान हैं, बिल्कुल। और हमने एक्चुअली हमारी एक रिपोर्ट बिल्कुल इसी मौजू पर है कि अगर आप प्रोपोर्शनेटली देखें तो मुसलमानों की तादाद जेलों में बहुत ज़्यादा है बाकी इकाइयों, बाकी मजहबों के मुकाबले में या बाकी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में। इस पर भी एक रिपोर्ट अगले कुछ हफ्तों में हम दिखाएंगे अपने नाजरीन को। लेकिन ये जो एक मसला है, जैसे हमने अभी मंडे को जो रिपोर्ट चलाई थी, उसमें एक मुसलमान नौजवान आखिर में ये कहता है कि जो इंडियन मुसलमान है वो अपने हाथ पर अपनी अक्ल, अपनी तालीम, अपनी सलाहियत और अपनी हुब्बुल वतनी लेकर बैठा इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसका वो हाथ थामे, लेकिन कोई उसका वो हाथ थाम नहीं रहा। तो वजह क्या है शबनम जी, ऐसा क्यों है कि ये हाथ कोई पकड़ नहीं रहा? देखिए, ऐसा है कि ये एक तो ये कि वो हाथ कोई नहीं पकड़ेगा जब तक वो खुद सड़कों पे नहीं निकलेगा। ये हम जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक सियासत है। पिछले खास तौर से 3 दशकों में जिस तरह से इस पूरे देश को कम्युनलाइज किया गया है, जिस तरह से लगातार आरएसएस का और बाकी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो पूरा एक नफरत का माहौल फैलाया है, और उसके साथ साथ ये पूरा जो ग्लोबलाइजेशन का भी पूरा जो पीरियड है, इसके अंदर मुसलमान पहले से और ज़्यादा मार्जिनलाइज होता जा रहा है। और जब तक वो इस डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में शामिल नहीं होगा, जो भी लोग हैं, रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये बिल्कुल मैं मानती हूँ। डिसेंट, जो भी डिसेंटिंग वॉइस आती है उसके ऊपर हमला होता है, उसे एंटी नेशनल कहा जाता है, उसकी ट्विटर पे ट्रोलिंग होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर आज आप ये देखिए कि जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ, उनकी जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लिए हो, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें आप कहीं पे देखिए कितने लोग मुसलमान हैं जिनके नाम मुसलमान हैं। सिर्फ जब हमारे ऊपर हमला हो तब हम आवाज़ उठाएं, तो उसमें कोई आके हाथ नहीं थामेगा। अगर हम इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, अगर जो बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसमें दलित शामिल है, जिसमें आप जेएनयू का जिक्र कर रही थी, जिसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स शामिल हैं, यूथ शामिल है, जब तक हम उसका हिस्सा नहीं होंगे तो कोई अलग से घर आके हाथ नहीं थामने वाला। ये मुसलमान को समझना ज़रूर होगा कि हम सिर्फ ट्रिपल तलाक के मामले पे सड़कों पे उतर जाएं और जब हमला हमारे संविधान पे हो रहा है तब हम घर पे बैठे रहें, तो उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा खदीजा, एक सवाल मैं यहाँ ये भी पूछना चाह रही थी कि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, यानी सियासी हक तो मुसलमान अपना एक्सरसाइज करते हैं, वो वोट डालते हैं, बड़ी तादाद में वोट डालते हैं। अभी बिहार के जो इलेक्शंस हुए थे, काफ़ी लोगों का कहना था कि उसमें मुसलमानों ने वोट डाला, इस वजह से उसके नतीजे वैसे थे जैसे थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स मुसलमानों के साथ हमेशा हुई है और सरकारों ने उन्हें एज अ वोट बैंक इस्तेमाल किया है। तो पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी जो मुसलमान हैं वो उस आइडेंटिटी के दायरे में बंद होकर रह जाते हैं और पार्टिसिपेट नहीं कर पाते पॉलिटिकल प्रोसेस में जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। हालांकि
ऑन द फेस ऑफ इट वोट ज़रूर डालते हैं। आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा मसला है? यानी आप क्या, मैं समझी नहीं सब। मैं ये कहना चाह रही थी कि एक वोट बैंक की तरह उन्हें इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन फिर उनका सियासी अमल में जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जितनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कितने एमपीज़ मुसलमान हैं या इंडिया में कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो मुसलमान हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जहाँ तक है वो लिमिटेड है, हालांकि उन्हें एज अ वोट बैंक इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये बात अक्सर कही जाती है कि उन्हें वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करती हैं पार्टीज़, लेकिन उनके इतने एमपीज़ को शामिल नहीं करती हैं। लेकिन अगर हम पिछला इलेक्शन देखें तो मुसलमानों का वोट बिल्कुल इरेलेवेंट हो गया था, क्योंकि मुसलमानों ने वोट बीजेपी को दिया नहीं था, लेकिन बीजेपी उसके बावजूद भी जीती। तो ये बात भी ख़त्म हो गई कि वो सिर्फ वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन ये तो पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि कितने मुसलमान एमपीज़ वो अपने साथ लेकर आते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की देखें तो उसमें जो भी एमपीज़ हैं वो बीजेपी के एमपीज़ हैं, वो मुसलमान एमपीज़ नहीं हैं। तो ये अगर हम तारीख़ी तौर पे देखें कि मुसलमान होना काफ़ी है और ये मुसलमानों के लिए कुछ अच्छी खबर होगी, नहीं। चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो, चाहे वो बीजेपी का लीडर हो, चाहे वो किसी पार्टी का, सबसे पहले उसकी जो लॉयल्टी है वो पार्टी के तई है। वो पार्टी की लाइन से हटकर कभी कुछ नहीं बोलेंगे। गुलाम नबी आज़ाद हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। वो गुलाम नबी आज़ाद हैं, वो कश्मीरी हैं, वो कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन क्या कश्मीर की बात कभी वो उस तरह से करते हैं जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए? क्या कश्मीरीज उनको देख सकते हैं कि ये हमारे लीडर है? नहीं। एक पॉलिटिकल, कुछ कश्मीरी हैं जो उन्हें अपना लीडर समझते होंगे, लेकिन अगर ये सब जगह होता है कि भाई कुछ लोग उनके साथ चलते हैं तभी वो वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन ये वो पार्टी से उठकर कभी बात नहीं करेंगे, वो पार्टी की लाइन से उठकर नहीं करेंगे। तो ये तो डिफरेंट पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि वो एमपीज़ को लाती हैं इस सोच के साथ कि भाई जिनसे वोट आए हैं इनके जाके कॉन्स्टिट्यूंस में कुछ काम करेंगी, उनकी सड़कें बनाएंगे, उनके अस्पताल बनाएंगे। वोट ले लेते हैं, वादे अलग होते हैं, उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से वोटर को सोचना चाहिए कि हम पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट दे रहे हैं कि ये भाई ये मुसलमान है या हिंदू है, या हम इसलिए दे रहे हैं कि एक सेक्युलर लीडर है जो सबके बारे में सोचता है। तो अगर जब तक हम खुद कम्युनल होना ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये मानती हूँ कि इंडिया के मुसलमान हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई बहुत ही, ये तो बहुत कम्युनल है, वो बहुत कम्युनल है। हम भी कम नहीं है वैसे, हम भी हमेशा ये सोचते हैं कि अरे ये मुसलमान है तो इसको वोट देंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा, अरे ये हिंदू है। नहीं, हमें सेक्युलरिज्म को देखना चाहिए, हमें सेक्युलर कैंडिडेट की तलाश, जो शबनम हाशमी ने भी कहा है कि अब हमें ज़ात पात और हमें मज़हब से उठ के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा मुल्क है, डेमोक्रेसी है, जहाँ सारे मज़हब के लोग रहते हैं, जहाँ सारे ज़ात पात के लोग रहते हैं, हमें अब सेक्युलरिज्म का झंडा ऊपर करना होगा, ना कि मुसलमान और हिंदू का। इंडिया को सेक्युलरिज्म का झंडा ऊपर करना होगा। शबनम जी, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इंडिया बना था, हमने पहले भी बात की, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और मज़हब के नाम पर तफरीक़ को रिजेक्ट करते हुए बना था। हालांकि उस वक्त बात यही हो रही थी कि मज़हब के नाम पर अलग अलग कौमें बनती हैं और अलग अलग कौमें होनी चाहिए, लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया था और ख़ुद को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया था। 70 साल बाद अगर वाकई मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब है तो इसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाए? देखिए, ये समझने की बात है, मुसलमानों की हालत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एक ये बहुत स्लो प्रोसेस रही है जिसमें 2-3 डिकेड्स में हिंदुस्तान में जहर घोल घोल के यहाँ तक हमें पहुँचाया गया है। उसके साथ साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाल ख़राब सारे मार्जिनलाइज सेक्शंस का है। दलितों का हाल ख़राब है, औरतों का हाल ख़राब है, मुसलमानों का हाल ख़राब है, क्रिश्चियंस का हाल ख़राब है, आदिवासियों का हाल ख़राब है, फार्मर्स का हाल ख़राब है। अपनी लड़ाई को जब तक हम बाकी सारे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनकी लड़ाई के साथ नहीं जोड़ेंगे और ये नहीं समझेंगे कि ये लड़ाइयाँ जो हैं ये रिलीजन की बेसिस पे नहीं लड़ी जा सकती, जो अभी खदीजा कह रही थी कि ये लड़ाइयाँ हैव्स और हैव नॉट्स की हैं, ये लड़ाइयाँ हेट, फैशिज्म और डेमोक्रेसी के बीच की है। हमारे यहाँ इस वक्त फैशिस्ट फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से हिंदुस्तान को तबाह कर देना चाहती हैं, यहाँ की डेमोक्रेसी को, यहाँ के सेकुलरिज्म को, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को। इन सारी जो जितनी फोर्सेस हैं जो इसके सामने खड़ी हैं उन सबको अपनी लड़ाई के साथ जोड़ते हुए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और जिसकी काफ़ी कोशिश हो रही है। मेरे ख़ास तौर से जो अभी जो पूरे मुल्क में तमाशा चल रहा है उसका असर जो है वो शायद पहली बार इवन उन लोगों ने जिन्होंने सोचा था कि ये कुछ बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं, ये पूरे देश को डेवलप कर देंगे, उनकी भी अब समझ में आ रहा है कि इनको ना इकोनॉमी पता है, ना इनको भाईचारा पता है, ना इनको गवर्नेंस पता है। क्योंकि इस वक्त
हिंदुस्तान का हर इंसान लाइन में खड़ा हुआ है 100 रुपए के नोट लेने के लिए। जी उसको, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितना गरीब तबका है वो सड़कों पे है, लोग भूखे मर रहे हैं। मैं और एक बात भूखे मरने वालों में मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल वो ऑफ कोर्स 50% मुस्लिम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है हिंदुस्तान में। बिल्कुल ऑफ कोर्स। खदीजा, आप मैं कुछ सिर्फ कह ये रही बात ऐड करना चाह रही थी कि शबनम हाशमी कह रही हैं कि हर मार्जिनलाइज तबका जो है आज के हिंदुस्तान में सफ़र कर रहा है। हम्म, आज का जो हिंदुस्तान है, ये समझना होगा कि जो लोग पावर में हैं और जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, उनका हिंदुस्तान की इमेजिनेशन क्या है। मोदी को जिन्होंने वोट दिया है वो हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं कि वो हिंदू नेशन का जो तसव्वुर है, जो ख्वाब है, वो पूरा करेंगे। तो आज के हिंदुस्तान की हालत थोड़े से बहुत ही ख़राब है अगर हम देखें तो उसमें सेक्युलर थिंकिंग वाले लोग भी हैं, वो भी मार्जिनलाइज्ड है। यानी जो भी बात आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ या उसके क्रिटिसाइज करेंगे, आपको फ़ौरन किया जाता है कि आप तो एंटी नेशनल हैं, आप तो मुसलमानों के साथ हैं, आप एंटी नेशनल हैं। तो आज का जो हिंदुस्तान है उसके हालात थोड़े से जाहिर है जो डिफरेंट हुकूमत है वो कॉन्टेक्स्ट खुद में, को, हाँ, जाहिर है जो हुकूमत है वो खुद को इससे डिस्टेंस करती है और कहती है डिस्टेंस कि करती है। वो ऐसा नहीं कर रही, हो सकता है उनके सपोर्टर्स ऐसा कर रहे हैं। और साथ ये हाँ। भी कि हिंदू हृदय सम्राट आपने कहा, लेकिन जैसा कि शबनम जी ने भी कहा, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ और सोचकर शायद मोदी जी को वोट दिए थे। शायद उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये सोच के वोट दिए थे कि जो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बिल्कुल सही बात वादा है वो वाकई पूरा होगा। ये भी सही बात है कि लोगों ने सिर्फ इसलिए नहीं दिए थे कि हिंदू नेशन, बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी दिए थे कि भाई मुल्क का जो है वो शक्ल चेंज हो जाएगी, सूरत चेंज हो जाएगी, हम शंघाई बन जाएंगे, हम अमेरिका बन जाएंगे, हमारे यहाँ डेवलपमेंट इतना ज़बरदस्त होगा कि उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ज़रूर ये बात सही है कि वो लोग भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी, जो कॉन्फिडेंस देखते हैं आप, चाहे वो आप बीफ खाने पे जो लिंचिंग वाला केस है, या आप घर वापसी देख लें, या आप हिंदू मुसलमान लड़कों की शादी हो, ये सारा जो है ना, अब एक तरह से लोग जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो मुल्क में सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही तरह के लोग होंगे, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। आप कितनी बार देखते हैं कि नरेंद्र मोदी अखलाक की लिंचिंग हो या घर वापसी के केसेस हो या छोटे मोटे रायट हो, कितनी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर आके बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। कभी नहीं आपको स्टेटमेंट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, आप छोटे मोटे जो नेता होते हैं वो भी कभी कोई स्टेटमेंट, तो उससे क्या पैगाम जाता है? उससे ये पैगाम जाता है कि भाई इनको खुली छूट मिली हुई है, कुछ नहीं हो सकता है, अब आप थोड़ा अपनी जान बचा के रहें। और जो जान बचाने वाले हैं उनमें माइनॉरिटीज है, उनमें सब हैं। हमारे यहाँ क्योंकि जात पात का मसला भी उतना ही बड़ा है जितना हिंदू और मुसलमान का है। और हमें ये देखना होगा कि दलित वीमेन, जैसे शबनम हाशमी ने कहा है, मुसलमान, क्रिश्चियंस, अभी तो हमें खबरें नहीं मिल रही, लेकिन जब नरेंद्र मोदी पावर में आए थे तो उसके बाद कई सारे चर्चेस पर अटैक हुए। तो ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की हालत ख़राब है, बहुत सारे लोगों की। ये वाजे करना भी ज़रूरी है कि ये जिस तरह के अटैक्स और जिस तरह के मसलों की आपने बात की, ये बीजेपी की हुकूमत में आने से पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहते थे और शायद अब थोड़ा उसमें स्पाइक आया है। और जाहिर है हुकूमत इन सारे जितने हमने, लेकिन ये भी बात है कि अगर हुकूमत चाहे तो आज ही ये पैगाम भेज सकती है कि नहीं, आप लोगों को जाके परेशान नहीं करेंगे, लोगों को बीफ खाने दें या उनके घर में क्या पक रहा है ये आपका हक नहीं है जानना। उस तरह का पैगाम मिलता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन ये बात भी सही है कि इंडिया में ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, यानी लोग इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लिबरल सेक्युलर एक हिस्सा है सिविल सोसाइटी का, उसने इस बात को ख़त्म भी नहीं होने दिया और ये बात कॉन्स्टेंटली हो रही है। और आज मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़रूरी है हमें कि सारे हिंदूज जो हैं वो नहीं, जी हाँ, तो ये कि लिबरल तबके में बहुत सारे लोग वो हैं जो एक्चुअली जिनकी शनाख्त को अगर आप देखें तो वो हिंदू हैं और वो मुसलमानों के वो सारे सबके राइट्स की बात कर रहे हैं। तो यही ब्यूटी भी है। पॉपुलेशन का जो तनाजुर है तो जाहिर है उसमें ज्यादातर हिंदू ही हैं। क्यों शबनम जी, है ना? और ये हिंदुस्तान की ब्यूटी है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो अभी जिक्र हो रहा था, जो आपने कहा कि एक बात तो ये है कि हाँ पहले भी हमले होते थे, लेकिन हमलों में तकरीबन 30-35% की बढ़ोतरी हुई है। पहले साल में मोदी के 1000 राइट्स हो चुके थे, जो हमने डॉक्यूमेंट किए हैं, जिसकी रिपोर्ट मौजूद है। पहले एक साल में इतने ज़्यादा राइट्स नहीं होते थे। दूसरी बात ये कि जो सरकार ये कहती है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको आप कहते हैं, चाहे वो वीएचपी हो, बजरंग दल हो, शिवसेना हो, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको जिस तरह की छूट मिली है मोदी के आने के बाद, उस तरह की छूट हिंदुस्तान में कभी नहीं थी।
मतलब बिल्कुल जैसे अराजकता फैली हुई है, जैसे आपने लुम्पन्स को, गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया है और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। टोटल लॉलेसनेस। अदरवाइज जो दादरी में हुआ वो नहीं हो सकता था, या जो झारखंड में जिस तरह से 2 लोगों को मार के पेड़ पे लटका दिया गया, इस तरह के हादसे हिंदुस्तान में नहीं होते थे। शबनम जी, बहुत अगर ही होते थे तो ग्रिम, बहुत ज़ाहिर कम है होते। बहुत ही ग्रिम और बहुत ही सीरियस और बहुत ही खौफनाक किस्म की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन आई स्टिल वांट टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। मैं इस डिस्कशन का खात्मा किसी एक मस्बत सोच पर लाकर करना चाह रही हूँ। तो आप जैसे लोग और आप जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त भी इंडिया में आवाज़ उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं इक्वल राइट्स की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की। आपको क्या होता नज़र आ रहा है इंडियन मुसलमानों के हवाले से, जिस तरह के मसाइल का उनको इस वक्त सामना है? आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है उसको बेहतर बनाने के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि आज अगर हम आज के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, 6 महीना पहले की नहीं, तो इस वक्त जिस तरह का डिस्कंटेंट है, वो बात अलग है कि मीडिया कंट्रोल में है, पूरा नेशनल मीडिया कंट्रोल में है। इसलिए मीडिया शायद आपको ये दिखा रहा है दैट एवरीथिंग इज हंकी डोरी विद मोदीज गवर्नमेंट। इट इज़ नॉट। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ख़ासतौर से जो उनका लेटेस्ट मूव है, जो इन्होंने डीमोनेटाइज किया है, इस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा लोग साथ आएंगे। जितने भी अलग अलग मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं सेकुलर, वो साथ आएंगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि रेजिस्टेंस इस तरह बढ़ता रहा तो पहले जो लग रहा था कि शायद ये दोबारा लौट के आएंगे, लगता है कि इनको रोका जा सकता है। अगर अगर सारी फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं तो फैशिज्म को रोका जा सकता है। और हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो प्लूरलिज्म है, इसमें भी कई बार कहा गया कि सारे मुसलमान एक से नहीं हैं। हिंदुस्तान में कोई भी सारा एक सा नहीं है, न बिल्कुल। सारे मुसलमान एक से हैं, न सारे दलित, न सारे हिंदू। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और ये डाइवर्सिटी अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करती है अगेंस्ट होमोजेनाइजेशन जिसकी कोशिश है। तो बहुत मुझे सारे पूरी उम्मीद कमेंट्स है जी। कि जी, नहीं, नहीं, आप मुझे अपनी बात उम्मीद है ख़त्म कि करें। होमोजेनाइज ये जिस तरह चाह रहे हैं कि सब एक ज़बान बोलें, सब एक तरह से देखें, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4,500 से ऊपर हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ हैं, जी। बहुत ज़िंदा ज़बानें हैं, बहुत रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जारी रहेगा और लड़ाई जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि इनको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। और जीत हमेशा डेमोक्रेसी और जमहूरियत की होगी। लेकिन हमें बहुत ज़रूर होगी। सारे कमेंट्स मिल रहे हैं इस सारी कॉन्वर्सेशन पे। शकील अंसारी जो इंडिया से ही हैं वो लिखते हैं, इंडिया हमारा घर है, हर घर में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। अगर बुरे दिन आ जाएं इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे की उम्मीद छोड़ दें। बाहर वालों को हमारे घर की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑन दैट नोट विच आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव नोट, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी हमसे बात करने का, इतना सारा वक्त हमारे लिए निकालने का। खदीजा, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वक्त हमारे साथ गुजारा। आपने हमारा फेसबुक लाइव देखा, आपको कैसा लगा? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये जो फेसबुक लाइव है ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकेंगे। इस वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए।